हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ नेहा हिमानी, अब तक तो जान गए होंगे। तो आज हमारा टेस्ट था ऑडिट का, आपने दिया होगा। उसमें डिविडेंड का बहुत अच्छा केस बेस्ड सिनेरियो था, एक काफ़ी अच्छा था। तो मैंने आपको बोला था कि ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। तो अब हम लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, सीए फाइनल लॉ में हम इकोनॉमिक लॉ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट में पामला एक्ट किया था लास्ट क्लास में। आज हम कर रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 क्या है, ये हम थोड़ा ना कंपनी ऑडिट में भी कर चुके हैं, एमसीपी, अगर आपको ध्यान हो तो। मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल क्या था, ये 442 सेक्शन में था ऑफ कंपनीज एक्ट। स्पेशल कोर्ट में हमने पढ़ा था कि थर्ड पार्टी होती है, न्यूट्रल पार्टी, जो कोर्ट के बाहर एक सेटलमेंट करवाती है, कोर्ट के बाहर केस को रिजोल्व करवा देती है विद इन 3 मंथ्स। तो हमने इसके बारे में जस्ट एक हिंट पढ़ा था। ये पूरा एक्ट है हमारे सिलेबस में, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। इसमें कोई सेक्शंस नहीं है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। आर्बिट्रेशन जो है हमारा, आर्बिट्रेशन ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इसमें आर्बिट्रेशन के बारे में है, आर्बिट्रेशन क्या होता है। फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के बारे में है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद इसमें है आर्बिट्रेटर के बारे में, आर्बिट्रेटर क्या होता है, या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और लास्ट में हमें बता रखा है इन्होंने आर्बिट्रल अवॉर्ड के बारे में, आर्बिट्रल अवॉर्ड क्या होता है। तो ये है हमारे चारों, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, या फिर हम आर्बिट्रेशन अवॉर्ड। इन 4 के बारे में पढ़ेंगे पूरे हम आर्बिट्रेशन एक्ट में। तो चलें। तो सबसे पहले मैंने एक बैकग्राउंड दे रखा है क्यों ये एक्ट आया, कि टाइम कंज्यूमिंग थी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, रिजोल्व नहीं होते थे केसेस, कॉस्टली थी। तो इस वजह से इस एक्ट को लेके आए कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे जो केसेस है कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाए। तो आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन है हमारे सिलेबस में, एक एक्ट है। तो इन्होंने बोला कि भाई आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा एक न्यूट्रल पार्टी। ये डिफरेंस है, जस्ट रीड ओनली के लिए है। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें पार्टी खुद चूज़ करती है या कोर्ट चूज़ करता है पार्टी के बिहाफ पे आर्बिट्रेटर को, एक न्यूट्रल पर्सन को, जो पार्टी का कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करवाता है बाय गिविंग आर्बिट्रल अवॉर्ड। उसके बाद आर्बिट्रेशन के फीचर्स क्या हैं, एक अग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास वैलिड, आर्बिट्रेटर होना चाहिए जो आपका डिस्प्यूट रिजोल्व करवाए, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन मतलब कि प्रॉपर एक आप लीगल रिक्वायरमेंट रहेगी, एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलोगे। नेक्स्ट पार्टी ऑटोनॉमी, पार्टी की ऑटोनॉमी होती है, कौन आर्बिट्रेटर होगा, प्रोसीजर भी पूरा फ्लेक्सिबल होता है। फाइनलिटी ऑफ आउटकम, जो आउटकम आर्बिट्रेटर सुनाएगा वो फाइनल होगा, मतलब वो बाइंडिंग होगा सभी पार्टीज पे। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, मतलब ये कोर्ट की तरह नहीं है कि कोई भी आके बैठ जाए, कॉन्फिडेंस सिर्फ पार्टीज होती है और आर्बिट्रेटर होते हैं इनकी प्रोसीडिंग्स में। नेक्स्ट उसके बाद आर्बिट्रल अवॉर्ड, आर्बिट्रल अवॉर्ड के बारे में क्या बोला हुआ है कि जो डिसीजंस हैं, जो पार्टीज डिसीजन सुनाती हैं, वो वर्डिक्ट जो सुनाती हैं वो मानना पड़ता है। और एनफोर्समेंट मतलब उसको लेके हम आगे फर्दर अपील में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक स्टेटमेंट है कि जुडिशरी जो है वो वाइडर टर्म है देन कोर्ट। जुडिशरी पूरा वो हो गया, कोर्ट भी आ गई उसके अंदर प्रॉपर, मतलब हम कहते हैं ना जुडिशरी, तो वाइडर टर्म होगी। और कोर्ट उसके अंदर कोर्ट आ गए, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब। तो जुडिशरी इज अ वाइडर टर्म देन कोर्ट, तो उसे जस्टिफाई किया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद आ जाइए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के ऊपर। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या बोलता है, ये कहता है कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें लीगल रिलेशनशिप डिफाइंड हो, कि ये आर्बिट्रेटर है, ये आपका रिजोल्व करवाएगा डिस्प्यूट, और ये पार्टीज है जिनके बीच में डिस्प्यूट है। तो प्रॉपर साइंड होता है, डेटेड होता है, पार्टीज के साइन होते हैं, आर्बिट्रेटर के साइन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप्स। टाइप्स क्या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के, 2 टाइप्स हैं, एक तो आर्बिट्रेशन क्लोज है, एक सबमिशन क्लोज है। आर्बिट्रेशन क्लोज कहता है कि अगर पहले से हमने अपने एक्ट में, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो उसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लोज। जैसे मैंने पार्टनरशिप की किसी के साथ और मैंने पहले से एक्ट में अपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि कोई भी डिस्प्यूट होगा फ्यूचर में तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो वो हो गया हमारा आर्बिट्रेशन क्लोज। सबमिशन क्लोज इसी के बिल्कुल अपोजिट, कि आफ्टर डिस्प्यूट हमने डिसाइड किया कि हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, तो वो हो गया हमारा सबमिशन क्लोज। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के प्रिंसिपल क्या है, तो वही कि एनफोर्सेबल होता है अंडर लॉ, सभी की कंसेंट होनी चाहिए। जुडिक्शन मतलब कि पार्टी के जुडिशियल एरिया में आना चाहिए, यूनिलेटरल नहीं, पार्टी की यूनैनिमस
कंसेंट होनी चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी क्या बोलता है कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट से जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उससे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टनरशिप डीड में मैंने एक आर्बिट्रेशन का क्लोज डाल दिया, तो पार्टनरशिप डीड इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंड आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो जाता है तो आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरी पार्टनरशिप डीड आज टर्मिनेट हो जाती है, तो उस पार्टनरशिप डीड में जो आर्बिट्रेशन क्लोज था वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है वही कॉम्पिटेंसी ऑफ जुडिक्शन की भाई अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर चाहिए तो हम वो अपॉइंट करेंगे, डोमेस्टिक चाहिए तो वो अपॉइंट होगा। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड कब माना जाएगा, रिटर्न होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ कंसेंट होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप हमारा डिफाइंड होना चाहिए, फाइनल बाइंडिंग होता है सभी पे, स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करें, डिस्प्यूट ना हो पार्टीज़ के बीच में इसको लेके, मतलब कि डिस्प्यूट की वजह से हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। आर्बिट्रेबिलिटी का मतलब है कि जो जो केसेस आर्बिट्रेशन हैंडल कर सकता है सिर्फ वो ही जाएंगे। तो लास्ट में आपको एक दे रखी है लिस्ट कि कौन से केसेस आर्बिट्रेशन के पास नहीं जाते हैं, ये वाले केसेस, टैक्स मैटर, टेस्टिमोनियल, वसीयत रिलेटेड मैटर, मैट्रिमोनियल नहीं जाते, मर्डर के केसेस नहीं जाते, क्रिमिनल केसेस, तो ये सब केसेस हम आर्बिट्रेशन में नहीं भेज सकते। ठीक है, तो आर्बिट्रेबिलिटी का मतलब हुआ हमारा कि कौन से केसेस आर्बिट्रेशन में जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद देखिए सिग्नेचर, प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कब टर्मिनेट हो जाएगा, या तो पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से, या मेन कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो जाए हमारा, या फिर डेथ ऑफ पार्टी पर उसमें लीगल हेयर कंटिन्यू करेंगे, या फिर ऑपरेशन बाय लॉ। नेक्स्ट उसके बाद आता है आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है हमारा जो और नंबर ऑफ पैनल्स होते हैं 1, 3, 5, 7 इस तरह से, ताकि मेजोरिटी बन सके डिसीजन में। तो सोल इंडिविजुअल भी हो सकता है, और नंबर ऑफ पैनल भी हो सकते हैं, और नंबर ऑफ पैनल को हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट कैसे होती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की। अपॉइंटमेंट होती है हमारी या तो पार्टीज खुद से अपॉइंट करती हैं, या कोर्ट करती है, या फिर कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है, जैसे आईसीआई प्रेसिडेंट जो है हमारा आईसीआई का वो भी अपॉइंट कर सकता है आर्बिट्रेटर को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट क्या है आर्बिट्रेटर की। रिक्वायरमेंट है हमारी, एक तो लैक ऑफ बाइसनेस होती है, इम्पार्शियल पर्सन होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और नेशनैलिटी, मतलब कि क्या रहता है कि आर्बिट्रेटर इज अ एक्सपर्ट, इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, हर कोई नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रीड हैं सिर्फ कि भाई इम्पार्शियल बंदा है, वर्डिक्ट सुनाता है, पार्टीज़ की पूरी बात सुनता है, दोनों पक्षों की अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है, तो प्रॉपर जज की एक तरह से उसके पास क्वालिफिकेशन होती हैं। डिसक्वालीफाइड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है अगर उसका पार्टी में, या फिर 12 महीने तक उसने अपना वर्डिक्ट नहीं सुनाया, मतलब कि ये आर्बिट्रेशन कंसिलेशन लाने का मेन रीज़न क्या था कि कोर्ट टाइम कंज्यूमिंग्स है, अगर फिर भी आर्बिट्रेटर 12 महीने तक भी वर्डिक्ट नहीं सुना पाता तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, क्योंकि आपने एक तरह से वो जो हमारा मेन रीज़न था ये एक्ट आने का वो ही आपने ख़राब कर दिया पूरा का पूरा। टर्मिनेशन एंड रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर क्या है, वॉलेंटरली भी रिज़ाइन कर सकता है बिना किसी रीज़न के, पार्टी भी यूनैनिमस डिसीजन से इसे हटा सकती हैं, कोर्ट भी हटा सकता है, या ऑपरेशन बाय लॉ, या फिर वो खुद से इनकैपेबल हो गया आर्बिट्रेटर बनने से, जैसे बीमार हो गया, डेथ होगी, या इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, लॉन्ग डिले हो गया 12 महीने का, तो इस तरह से हम आर्बिट्रेटर को हटा सकते हैं। पार्टी चैलेंज कर सकती है जो आर्बिट्रेटर अपना वर्ड सुनाता है तो कहाँ चैलेंज करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में। डेथ ऑफ पार्टी में लीगल हेयर कंटिन्यू करेंगे, अगर पहले से लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन क्लोज है, मतलब पहले से लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट कोई भी हुआ हम आर्बिट्रेटर के पास ही जाएंगे, तो आप किसी और के पास नहीं जा सकते, आप आर्बिट्रेटर के पास ही जाओगे। अगर आप कोर्ट में चले गए हो तो आपकी डिसमिस हो जाएगी एप्लीकेशन, कोर्ट भी कहेगा पहले आर्बिट्रेटर के पास जाओ फिर मेरे पास आना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आर्बिट्रेटर का जो है इंटरेस्ट वो अपना डिस्क्लोज करेगा अगर उसका कोई इंटरेस्ट बनता है तो। आर्बिट्रल अवॉर्ड क्या होता है, जो वर्डिक्ट सुनाता है, तो हम कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में, इसके खिलाफ 3 महीने 30 दिन के अंदर। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवॉर्ड क्या है, फाइनल, इंटरिम, कभी भी बीच में दे देते हैं हम, कुछ डिस्प्यूट रिजोल्व हो गए, कुछ रह गए। सेटलमेंट, मतलब इसमें क्या पार्टी ने कम्पीट नहीं किया, एक दूसरे को सेटल्ड कर लिया आपस में, तो सेटलमेंट अवॉर्ड बोल देते हैं। एडिशनल क्या होता है कि कोई डिस्प्यूट अनरिजोल्व रह गया और बाद में पता लगा तो एक एडिशनल अवॉर्ड और इशू किया जाता है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट क्यों है इसकी, डिसीजन बाय मेजोरिटी लिया जाता है, डेटेड साइंड होता है, रीज़न दिया जाता है क्यों ये लिया गया है, डाउटफुल नहीं होता, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होता, और कैपेबल टू परफॉर्म होता है, पार्टी से परफॉर्म कर सकती हैं।
नेक्स्ट उसके बाद चैलेंज की, इस अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं हम कुछ सेट ऑफ ग्राउंड के बेस पे कि आर्बिट्रेटर कैपेबल नहीं था, पार्टी कैपेबल नहीं थी, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही गलत बना था जो बेस था हमारा, आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो इलीगल है या फिर कैपेबल टू परफॉर्म नहीं है। तो इन रीजंस के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इनको आप नेक्स्ट अपील में जा सकते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट उसके बाद ये बता ही दिया मैंने कौन कौन से मैटर हैं जो आर्बिट्रेशन में नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद फूड सप्लायर की केस स्टडी क्या है, ये केस स्टडी क्या कहती है, जैसे मान लीजिए केटरिंग का मैंने एक ऑर्डर ले लिया, ठीक है, तो क्या था कि अब 20 तारीख का मेरे घर पे फंक्शन है, तो मेरे लिए तो केटरिंग का ऑर्डर 20 तारीख को ही मेरे लिए वो काम करेगा, अगर वो 21 को दे के जाता है तो मैं उसका क्या करूँगी फूड का। तो क्या था कि हमने प्री डिटरमाइंड प्राइस पे कर लिया कि भाई तू 8 रुपये पर केजी लगाएगा जो भी सामान है खाने पीने का, और 20 तारीख को भेज दियो मेरे घर पे, 20th को आप पार्टी है। तो क्या हुआ कि रेट मार्केट में बढ़ गए और उसने बोला कि अब तो मैं 10 केजी लगाऊंगा। तो अब मैं अगर आर्बिट्रेशन के में जाती हूँ इस डिस्प्यूट को लेके, तो मेरे तो 20th को फंक्शन है, अगर बाद में मेरे फेवर में भी आ जाता है तो व्हाट इज़ द बेनिफिट। तो इसीलिए बोला गया कि अगर कोई ऐसी पेरिशेबल मतलब कि ओकेजन की डिमांड पे आपने ऐसा कोई किया है कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में डिस्प्यूट रिजोल्व होने पे आपका कोई मतलब नहीं बनता आपके फेवर में आने का, तो एक इंटरिम अवार्ड पास कर दिया जाएगा। इंटरिम अवार्ड में क्या रहेगा कि प्री डिसाइडेड प्राइस पे आपका वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा उस डेट को। उसके बाद जब डिस्प्यूट हम लेके जाएंगे आर्बिट्रेटर के पास, तो जो जिसकी फेवर में होगा उसकी फेवर में वो परफॉर्म कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा आर्बिट्रेशन, सिंपल सा है, छोटा सा बिल्कुल। सबसे पहले आर्बिट्रेशन के बारे में है कि आर्बिट्रेशन होता क्या है और आर्बिट्रेशन लीगल कब माना जाएगा। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए, आर्बिट्रेटर होना चाहिए, डिस्प्यूट होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, रिटर्न में भी, जिसमें लीगल रिलेशनशिप प्रॉपर डिफाइन होता है, कोई बोगस लैंग्वेज यूज़ नहीं होती। 2 तरह का होता है ये आर्बिट्रेशन क्लोज और सबमिशन क्लोज, तो हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद आर्बिट्रेटर के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, उसकी टर्मिनेशन, वो खुद से भी छोड़ के जा सकता है, और कब हम डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में अपील में भी जा सकते हैं इसके अवार्ड के खिलाफ। फिर आर्बिट्रल अवार्ड क्यों ज़रूरी है कि लीगल बाइंडिंग होता है, पार्टी इसको फॉलो करती हैं, इसके खिलाफ भी जा सकती हैं। तो ये था हमारा आर्बिट्रेशन के बारे में। लास्ट कंसिलेशन, छोटा सा कंसेप्ट है। कंसिलेशन एक ऑल्टरनेटिव मेथड ही है डिस्प्यूट सेटल करवाने का, पर आर्बिट्रेशन में पार्टी compete करती हैं एक दूसरे को, पर कंसिलेशन में पार्टी सेटलमेंट करती है, मतलब कि विन विन सिचुएशन होती है। यहाँ पे पार्टी आपस में एक ऑल्टरनेटिव बताते हैं कि हम कैसे डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वॉलंटरली पार्टी अग्री करती हैं कि हम कंसिलेटर के पास जाएंगे। यहाँ पे नॉन एडवर्सिबल मतलब पार्टी compete नहीं करती, सेटल्ड करती हैं। असिस्टेड प्रोसीजर होता है, आउटकम बाइंडिंग रहेगा जो अवार्ड सुनाया जाएगा। कंसिलेटर वही कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है, वही और नंबर में होते हैं कंसिलेटर भी जैसे आर्बिट्रेटर होते हैं। अपॉइंटमेंट पार्टी खुद भी कर सकती है, कोई थर्ड पर्सन से भी करवा सकती है। प्रोसीजर क्या है कि वही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और यहाँ भी वो फूड फ्लावर वाला एग्जाम्पल सेम लगता है कि भाई अगर ऐसा कोई है तो कंसिलेटर पहले इंटरिम अवार्ड दे देगा, फिर उसके बाद आपका फाइनल अवार्ड आएगा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि सेटलमेंट होता है कैसे, इनिशियल स्टेप पे सजेस्ट करती हैं पार्टी, फिर सेटलमेंट अग्रीमेंट बनता है और जो एनफोर्समेंट हो जाता है सभी पे। और कंसिलेटर से आप खुश नहीं है तो आर्बिट्रेटर में भी जा सकते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड में, और आगे कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके स्टडी मैट से फटाफट। देखिए, इन द कंपनी अमर फूड प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट, द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड प्रोसेसर फॉर सप्लाई ऑफ पार्ट्स ऑफ मिक्सचर एंड ग्राइंडर फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट्स लेटेस्ट मॉडल। बोथ द कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। अग्रीमेंट कैरीज द टर्म ऑफ ऑल डिस्प्यूट शैल बी आर्बिट्रेटेड इन मुंबई। एग्रीमेंट में पहले से लिखा हुआ है, तो कौन सा ये अग्रीमेंट पूछा है, ये कौन सा हुआ अपना आर्बिट्रेशन क्लोज, जो टाइप्स थे ना वो। फिर उन्होंने पूछा अगर ये ना लिखा हुआ होता और पार्टी बाद में जाती है तो कौन सा हो जाता है, सबमिशन क्लोज। फिर उसके बाद बताइए कि आर्बिट्रेशन जो है इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना ज़रूरी है। तो अगर इज द आर्बिट्रेटर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एनीथिंग टू द पार्टी, यस, उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट अपना डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर वो सेम क्लब के मेंबर हैं तो क्या वो रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे, तो नहीं माने जाएंगे। तो इन नोट्स में भी मेंशन है, मान लीजिए मैं भी सी हूँ, मैं आर्बिट्रेटर हूँ, और जो जिन पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हुए वो भी सी हैं, तो मेरे पास आते हैं, तो हम अगर सेम आईसीआई के मेंबर हैं तो क्या हम रिलेटेड पार्टी हो गए, नहीं। तो इन्होंने वही चीज़ बोल ली है, ठीक है।
फिर उसके बाद कैन द आर्बिट्रेटर रिजाइन ऑन हिज अकाउंट, यस, विदाउट एनी रीज़न भी रिजाइन हो सकता है। और चैलेंज बताना है किन चैलेंज के बेस पे हम इसको रिजाइन कर सकते हैं, इसके अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सेपरेबिलिटी पे है कि जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है और जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो सेपरेबल होते हैं, पर मेन कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट हो जाए तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी अपने आप टर्मिनेट हो जाता है। तो ये आप रीड कर लेना, अच्छी केस स्टडी है, आपको समझ आनी चाहिए। नहीं आती तो आप मेरे से क्वेरी ले सकते हैं मेरे नंबर पे। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट जो टेस्ट होगा लॉ का वो मैं आपको पहले ही बता दूं, पामला एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट एंड सैबी। नेक्स्ट मैं सिक्योरिटी लॉ में सैबी करवाऊंगी क्योंकि हमारा ऑडिट कमेटी सैबी एलओडीआर जो है वो वहाँ ऑडिट में कवर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपका पामला, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन एंड सैबी का लूँगी। सकरा हमारे सिलेबस का पार्ट रहा ही नहीं है, तो हम इन 3 एक्ट का टेस्ट लेंगे, आपका परफॉर्म करेंगे। तो जैसे ही आपको सैबी की भी क्लास मिल जाएगी तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हमारा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो आपके रिमेनिंग 2 टेस्ट हैं वो आपको कल संडे को मिल जाएंगे चेक होके। इस बार थोड़ा डिले हो गया टेस्ट चेक करने में, एक्चुअली थोड़ा फैमिली इश्यूज थे तो इस वजह से क्लासेस भी थोड़ी डिले हुई। तो आपके दोनों टेस्ट मैं आपको कल चेक करके प्रोवाइड कर दूंगी। इतने आप लॉ के टेस्ट की तैयारी कीजिए नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।